और एक बार फिर से आयुषी और साक्षी का रुख करते हुए, आयुषी साक्षी, इस बार हमारे दर्शकों को आप लोग क्या सिखाने वाले हैं? पूजा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन होता है अनुलोम विलोम, क्योंकि इसको करने की वजह से आजकल जिस तरीके से एनवायरनमेंट पूरा पोल्यूटेड है, हमारे लंग्स को हेल्दी रखना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है और एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाता है। हर उम्र का व्यक्ति इस आसन को कर सकता है और खासतौर पर आजकल कोल्ड भी बहुत ज्यादा हो रहा है, लोगों को फीवर, वायरल की समस्या हो रही है, तो ये बहुत हेल्दी रखने के लिए आपको आसान होता है। आयुषी आपको करके लगातार दिखा रही है। आपको थंब से अपनी एक नोस्ट्रिल को पकड़ना है, मिडिल फिंगर से दूसरी नोस्ट्रिल को पकड़ना है, एक बार आपको इनहेल करनी है हवा और दूसरी वाली से आपको एक्सहेल करनी है, यानी कि बाहर निकालनी है। तो इसी प्रोसेस को आप ऑल्टरनेट करते रहिए दोनों नोस्ट्रिल्स के साथ में। इससे एंजाइटी और स्ट्रेस दूर होता है और साथ साथ में एंजाइटी स्ट्रेस दूर होने के साथ आपका फोकस बढ़ता है, आप स्ट्रेस से मुक्त होते हैं और भी कई सारे बेनिफिट्स इस आसन को करने के होते हैं। तो योग के हर आसन के अपने महत्व होते हैं। मेंटल पीस तो आपको देता ही, साथ साथ फिजिकल वेलबींग में भी आपका एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये आसन देता है। जाहिर तौर पर एक अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन होता है। और देखिए, एंजाइटी, फोकस ना होना, ये सब आज बड़ा आम हो चुका है। ऐसे में ये जो क्रिया है ये आपको बहुत हेल्प करती है। सो आप हर दिन की जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप अनुलोम विलोम के साथ में कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार के साथ में कीजिए। मतलब कम से कम अगर आप एक बिगिनर हैं तो ये वो बेसिक्स हैं जो आपको ज़रूर फॉलो करने चाहिए, ताकि आपकी लाइफ में धीरे धीरे ही सही लेकिन कुछ तो इम्प्रूवमेंट होना शुरू होगा। और देखिए, अब बात होगी खबरों की, और जब खबरों की बात करें तो सबसे पहले एक बार फिर से बात दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण की, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अगर AQI की बात करते हैं तो AQI लगातार कहीं पर 300 तो कहीं पर 400 पार हो चुका है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में आपको याद होगा, दिवाली से कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले इनफैक्ट, जो इंद्रदेव ने राहत दी थी बारिश के साथ ही, उसके बाद दिल्ली एनसीआर की जो आबो हवा प्रदूषित थी उसमें राहत मिली थी, निजात मिली थी दिल्ली वासियों को, एनसीआर वासियों को। लेकिन एक बार फिर से दिल्ली की आबो हवा, एनसीआर की आबो हवा दिवाली के बाद फिर से बर्बाद होती हुई नजर आ रही, क्योंकि AQI फिर से 400 पार हो चुका है। दिल्ली में आज सुबह की अगर बात करते हैं तो एवरेज AQI 398 यानी 398 दर्ज हुआ। नोएडा की अगर AQI की बात करते हैं 365 है। गुरुग्राम की बात करते हैं तो AQI 430 है, यानी नोएडा से ज़्यादा ख़राब इस बार जो AQI है वो भी गुरुग्राम में है, 430। तो नोएडा में 365, गुरुग्राम में AQI 430 है। इसी तरीके से बात अगर की जाए दिल्ली की, तो दिल्ली में भी ऑलमोस्ट 400 AQI दर्ज हुआ है। ये एक एवरेज आंकड़ा है। और अगली खबर अब आपको बताएंगे उत्तरकाशी से। टनल में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। सुरंग में 2 मजदूरों की तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। टनल की ड्रिलिंग में चट्टान बन रही है एक बड़ी मुसीबत। इंदौर से नई ऑक्स मशीन आज उत्तरकाशी आएगी और आज शाम तक देखिए उम्मीद जताई जा रही है कि मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। देखिए, बिल्कुल टनल की देखिए बात करें, 7वें दिन भी लगातार रेस्क्यू जारी है। कल खबर ये मिली थी कि लगभग 20 मीटर तक अंदर जो ड्रिलिंग है वो जा चुकी है, लेकिन उसके बाद में फिर से वहीं पर परेशानी शुरू हो गई, क्योंकि मशीन जो थी वो ख़राब हो गई। अब एक बार फिर से दूसरी मशीन जो है उसको एयरलिफ्ट वहाँ पर किया गया है और उसके बाद में अब वो बाय रोड वहाँ मौके पर पहुँचेगी और तब जाकर आगे की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो पाएगी। कल उम्मीद ये लगाई जा रही थी कि शायद कल 40 मीटर का जो दायरा था उसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन वहां पर लगातार क्योंकि मलबा गिर रहा है इसलिए काफी सारे चैलेंजेस सामने आ रहे हैं। तो देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार कब बाहर आएंगे मजदूर, क्योंकि लगातार ये जिक्र किया जा रहा है कि थोड़ा टाइम और लगेगा, थोड़ा टाइम और लगेगा। उस बीच उत्तरकाशी में श्रमिकों को निकालने के लिए आधी सुरंग तैयार कर ली गई है। 30 मीटर बिछाए गए पाइप और साथ साथ में बैकअप के लिए एक और मशीन को बुलाया गया एयरलिफ्ट करके। सीएम ने अधिकारियों से अभियान की जानकारी भी ली है। दैनिक जागरण के हवाले से खबर बता रहे हैं। वहीं अगर नवभारत टाइम्स की बात करूं तो फ्रंट पेज पर खबर दिखाई गई है, हेडलाइन दी गई है, सुरंग में 30 मीटर पाइप बिछे हैं, मशीन में खराबी आई है। अब इंदौर से मशीन मंगाई गई है, पहले दिल्ली से मंगाई गई थी। तो देखिए, अधिकारियों का कहना है कि अनुमानित तौर पर 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरा हुआ है। अब आप इसको समझिएगा, मशीन में बोरिंग बार बार क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। अब खामियां दूर की जा रही है। इस बीच NHIDCL के निदेशक अंशु मनीष खलिंगे ने बताया कि रेस्क्यू में कोई बाधा ना आए, इसीलिए इंदौर से एक और पुशअप मशीन एयरलिफ्ट की जा रही है और उसको लाया जा रहा है ताकि मजदूरों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जा सके। हालांकि देखिए, कम्युनिकेट किया जा रहा है, उन तक खाना पीना पहुंचाया जा रहा है, उनको हेल्प आउट किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात यह कि कब आखिरकार मजदूरों को सुरक्षित बाहर लाया जा पाएगा। 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर फंसे हैं, यह भी बताया गया है नवभारत टाइम्स में। 41वें मजदूर
कोटद्वार के उदय सिंह बताए जा रहे हैं। तो देखिए अब ये नया आंकड़ा सामने आ रहा है। पहले 40 मजदूर बताए जा रहे थे। 60 मीटर हिस्से में मलबा गिरा हुआ है कुल मिलाकर, और शुक्रवार दोपहर तक सुरंग के अंदर 30 मीटर तक ऑगर ड्रिलिंग मशीन से 5 पाइप डाले जा चुके हैं और अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। तो देखिए अलग अलग अखबारों में इस खबर का जिक्र किया गया है। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उत्तराखंड सुरंग हादसा। देखिए भाई माँ को मत बताना, मैं सुरंग में फंसा हूँ। टनल में फंसे पुष्कर से विक्रम सिंह की ये बात सामने आई है। पुष्कर ने कहा है कि भाई और माँ को मत बताना कि मैं सुरंग के अंदर फंसा हुआ हूँ। ड्रिल किए गए पाइप के माध्यम से संचार तनावपूर्ण था और बचाव अभियान दल कर रहा है फिलहाल बात। उनसे फंसे हुए 41 व्यक्तियों की बातचीत उनसे की जा रही है। और आपको बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, संवाद लगातार उनसे करने की कोशिश की जा रही है। और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई और माँ को मत बताना कि मैं टनल के अंदर फंसा हुआ हूँ, वरना उनको चिंता होगी। देखिए लगातार सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। पुष्कर सिंह धामी ने भी जो एरिया है उसको विजिट किया। उन्होंने बताया केंद्र सरकार के साथ वो टच में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले को लेकर टच में, और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द उन मजदूरों को टनल से बाहर निकाल लिया जाए। पूजा देखिए जाहिर तौर पर प्रयास किए जा रहे हैं और हम सब लोग भी दुआएं कर रहे हैं कि जल्द से जल्द वो वहाँ पर फंसे सभी मजदूर, क्योंकि आंकड़ा जैसा भी साक्षी ने भी अपडेट किया कि 41 का आंकड़ा बताया जा रहा है कि अब 40 नहीं बल्कि 41 मजदूर अंदर फंसे हुए हैं। उनको निकालने की तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन अब तक वो कामयाब नहीं हो पा रहे क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं और अलग अलग तरीके से अब नए नए उपकरणों के साथ में वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए इस बीच एक नई समस्या पैदा हो गई है और वो है AI का इस्तेमाल। और पीएम मोदी ने भी डीप फेक को बड़ी चिंता का विषय बताया है। और देखिए क्योंकि मेरे पास दैनिक भास्कर है, दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर यहाँ देखिए साइड में पीएम मोदी की इन्हीं बातों का जिक्र। उन्होंने कहा कि डीप फेक एक बड़ा खतरा है और मुझे भी गरबा खेलते दिखाया गया। पीएम मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए जा रहे डीप फेक वीडियो समाज के लिए बड़ा खतरा है। इसका दुरुपयोग रोकने के लिए जागरूकता हमको बढ़ानी होगी। मोदी जी ने कहा कि हाल ही में मुझे गरबा खेलते हुए दिखाया गया, जबकि मैंने स्कूली दिनों के बाद कभी गरबा खेला ही नहीं। हमारे देश में बड़ी संख्या में लोगों के पास ऐसा कोई वेरिफिकेशन सिस्टम नहीं है जिससे कि वो डीप फेक वीडियो की सच्चाई को पता लगा सके। देखिए डीप फेक वीडियोस आपने देखा था कि किस तरीके से रश्मिका मंदाना का पहला एक वीडियो सामने आता है, फिर अभी एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया जिसका जिक्र अभी मैंने किया पीएम मोदी की बातों का। हाल ही के दिनों में डीप फेक वीडियो के मामले बढ़े हैं। रश्मिका हो या फिर काजोल का भी एक डीप फेक वीडियो अभी रिसेंटली सामने आया है। शुभमन गिल और सारा तेंदुलकर का भी एक पिक्चर वायरल हुआ था जो कि डीप फेक बताया जा रहा है। असल में वो जो फोटो थी वो सारा तेंदुलकर और उनके भाई अर्जुन तेंदुलकर की थी, लेकिन उनका चेहरा बदलकर शुभमन गिल का लगा दिया गया। और वो जब पिक्चर वायरल हुई तो बातें चल रही थी कि इनकी मुलाकात हुई है, शायद अफेयर चल रहा है, जबकि वो तस्वीर पूरी तरह से फेक थी और बाद में वो तस्वीर सामने भी आई है। और देखिए यही जिक्र कर रहे हैं पीएम मोदी कि ऐसा कुछ है भी नहीं तरीका पता लगाने का कि ये कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ ओरिजिनल है, यानी कौन सा वीडियो कौन सा फोटो ये ओरिजिनल और नहीं, क्योंकि इस तरह की अभी हमारे पास चीज़ें नहीं है कि जनता, और वैसे भी आम जन की जब आप बात करें आपके समक्ष अगर कोई वीडियो और फोटो आया तो आप उस पर तुरंत बिलीव कर देंगे क्योंकि आपको नहीं पता कि ये AI जनरेटेड है। तो ये एक बड़ी समस्या है, इसीलिए पीएम मोदी कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक करना होगा। और इन्होंने मीडिया के लोगों से भी ये गुजारिश की, अपील की कि आप लोग लोगों को अवेयर करने का काम कीजिए। और पूरा उम्मीद ये की जा सकती है कि जो बड़ी समस्या पैदा हो गई है इससे जल्द से जल्द निजात मिल सके, फिर पता चल सके कि ये फोटो फेक है। आगे बात करते हैं, जातीय जनगणना समय की जरूरत है, ये बात कही गई है छगन भुजबल के द्वारा। छगन भुजबल की बीजेपी को चेतावनी भी दी गई है और कहा है कि मराठा आरक्षण का विरोध नहीं मगर ओबीसी कोटे में कटौती नहीं होनी चाहिए। छगन भुजबल ने मनोज जरांगे पर निशाना साधा और कहा कि मराठा कोटा मांग पर महाराष्ट्र में गरमाई सियासत। ऐसे में देखिए क्योंकि मराठा आरक्षण को लेकर कुछ देर पहले हम आपको जानकारी भी दे रहे थे कि एक बच्ची ने आत्महत्या कर ली थी और वजह थी मराठा आरक्षण। और ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर के लगातार जो तस्वीरें हैं वो बिगड़ती जा रही हैं। ऐसे में मराठा आरक्षण को लेकर और साथ ही में जातीय जनगणना को लेकर भी छगन भुजबल ने अपने स्टेटमेंट्स को क्लियर कर दिया है और कहा गया है कि जातीय जनगणना समय की जरूरत है। साक्षी और इसके साथ में आगे बढ़ते हैं, बड़ा झटका, निजी क्षेत्र की नौकरियों में आरक्षण असंवैधानिक। हरियाणा में 75% आरक्षण का कानून रद्द कर दिया गया है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला सामने आया। अब कानून के प्रावधान इंस्पेक्टर राज जैसे हैं, हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया। अमर उजाला के हवाले से ये खबर हम आपको बता रहे हैं। तो देखिए रिजर्वेशन को लेकर अलग अलग जगहों पर ऐसी खबरें सामने आती हैं। अच्छा ये रिजर्वेशन थोड़ा सा अलग है क्योंकि क्या हुआ कि पंजाब हरियाणा की जब बात करते हैं बंटवारा हुआ दोनों राज्यों का, और हरियाणा में फिर
अब युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी का माहौल था उसको लेकर सरकार ने ये फैसला लिया कि 75% जो भी वहाँ पर कंपनीज लगेंगी, अब वहाँ पर जो भी सेटअप होगा, वहाँ पर जो हरियाणा के स्थानीय लोग होंगे उनको 75% नौकरियों के लिए आरक्षण मिलेगा। सरकार ने हालांकि इसको लेकर कानून भी पारित किया, लेकिन पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में जब ये मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि यह असंवैधानिक है। अगर देखिए प्रावधान की बात करें, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 में प्रावधान था कि नए कारखाने, उद्योग या फिर पहले से स्थापित जो उद्योग संस्थान हैं वहां पर उनमें 75% जो नौकरियां होंगी वो हरियाणा के मूल निवासियों को दी जाएंगी। और ये केवल हरियाणा राज्य में स्थित विभिन्न निजी कंपनियों, सोसाइटी, ट्रस्ट, सीमित देयता भागीदारी फर्म, साझेदारी फर्म में 10 या ज्यादा व्यक्तियों का जहां पर भी रोजगार देने वाला होगा 30,000 रुपए के प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा। ये कोशिश की गई थी लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि असंवैधानिक तरीका है। साक्षी, बिल्कुल। और अगली खबर का रुख करते हैं आयुषी। देखिए, ओडिशा सीएम नवीन पटनायक का बड़ा फैसला सामने आया है। SSWCA की मीटिंग में आपको बता दें कि 1397.18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। 1397.18 करोड़ रुपए के 8 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। प्लास्टिक, तकनीकी, वस्त्र, साथ ही बता दें एल्यूमिनियम से जुड़े प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं और 6 जिलों में इन सभी नई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये एक बड़ी सौगात के रूप में देखा जा सकता है। उड़ीसा सीएम नवीन पटनायक का ये बड़ा फैसला सामने आया है SSWCA की मीटिंग के अंदर पूछा। और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, नवलगढ़ की बात करेंगे। कांग्रेस बीजेपी में कांटे की टक्कर है, सीधी टक्कर है। कांग्रेस विकास के नाम पर चुनाव लड़ रही है तो वहीं बीजेपी मोदी के चेहरे पर चुनावी मैदान में है। बीजेपी ने विक्रम सिंह को टिकट दिया है और कांग्रेस ने राजकुमार शर्मा पर भरोसा जताया है। सीएम गहलोत के करीबी माने जाते हैं राजकुमार। तो देखिए कुल मिलाकर देखा जाए तो नवलगढ़ की जब बात करें तो सीधी टक्कर है। इनफैक्ट आप जब राजस्थान की बात कर रहे हैं तो वहां पर ऐसी कई सीटें हैं जहां पर कांटे की टक्कर है। और बल्कि ये आप कह सकते हैं कि आप मध्य प्रदेश उठाएं, छत्तीसगढ़ उठाएं या फिर आप राजस्थान उठाएं, यहाँ पर कांटे की टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। और कांग्रेस विकास के नाम पर जहां चुनाव लड़ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आपने जाना कि लगातार बीजेपी मोदी सरकार के ही चेहरे पर दांव खेलती हुई नजर आ रही है। बार बार मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं। हालांकि चुनावी घोषणा पत्र में भी कई ऐसे वादे किए गए हैं जो कि जनता को लुभा सकते हैं। जिस तरीके से देखिए 500 रुपए गैस सिलेंडर की बात बार बार कर रही है कांग्रेस, तो वहीं बीजेपी ने यहाँ पर 400 रुपए के सिलेंडर देने की बात कर डाली है। अब तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जनता को लुभाने की कोशिशें तमाम की जा रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर मुकाबला गहलोत वर्सेस सीधे मोदी है, क्योंकि बीजेपी ने इसके अलावा कोई दूसरा चेहरा रखा ही नहीं है। पूरा का पूरा वोट ही पीएम मोदी के नाम पर मांगा जा रहा है, उनके काम पर मांगा जा रहा है। और ऐसे में देखना होगा पूजा की तस्वीरें क्या कुछ देखने को मिलती है। राजस्थान में क्या सरकार रिपीट होती है या फिर जो परंपरा है वो इसी तरह से बनी रहती है। आगे बढ़ते हैं। 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां बहुत कम। बीजेपी ने घोषणा पत्र में 2.5 लाख भर्तियों का वादा किया और इतनी भर्तियां निकली तो ये रिकॉर्ड होगा। पूर्व बीजेपी सरकार में 2.13 लाख भर्तियां निकली। कांग्रेस सरकार ने 2.35 लाख भर्तियां ही निकाली है। जितनी भर्ती निकली उससे कम पदों पर नियुक्ति हुई। दैनिक भास्कर में इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया। साक्षी, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर आपको बता दें कि ट्रंप चुनाव जीते तो दुनिया को नुकसान होगा। अमेरिका में चुनाव पर दुनिया की नजर लगी हुई है। 2024 की बात करें, 2024 में ट्रंप के जीतने की संभावनाओं पर चर्चा लगातार की जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप अदालत और संस्थाओं को कमजोर करेंगे। ट्रंप की नीतियों से चीन और रशिया के हौसले बढ़ेंगे। अमेरिका में लोकतंत्र कमजोर पड़ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। दैनिक भास्कर के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कई सारे आरोप भी लगे हुए हैं, उनके ऊपर मामला भी दर्ज है। इस बीच 2024 में क्योंकि अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, उसको लेकर चर्चाओं का दौर भी न केवल अमेरिका में बल्कि पूरे विश्व में जारी हो चुका है। ट्रंप की नीतियों से चाइना और रशिया के हौसले बढ़ेंगे, जिसकी वजह से पूरे विश्व को दिक्कत हो सकती है, ये कहा जा रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तानी आतंकियों की मौत के पीछे कौन है, ये बड़ा सवाल फिलहाल बना हुआ है। पाकिस्तानी एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल है। इनफैक्ट ये पाकिस्तान में दर्जन भर आतंकियों का सफाया हुआ है। लश्कर, हिजबुल और जैश से जुड़े आतंकी मारे गए और इनमें ज़्यादातर भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी है। पाकिस्तानी एजेंसियों को भारत पर पूरा शक है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों की जो ये मौत हुई है, अब ये सवाल है कि आखिर इनको मौत के घाट उतारा किसने। भारत के ऊपर सीधा निशाना पाकिस्तान की तरफ से साधा जा रहा है। वजह ये कि जितने आतंकी मारे गए हैं वो भारत की ओर से मोस्ट वांटेड थे और इसीलिए पाकिस्तान को लग रहा है कि उनको मौत के घाट उतारने वाला भारत था।
और चलिए आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात कुलगाम की, जहां पर सुरक्षा बलों को मिली है बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए थे। 20 घंटे तक चली सेना की ताबड़तोड़ कार्रवाई। अमर उजाला के हवाले से खबर है। और देखिए, अमर उजाला ही नहीं बल्कि कई अखबारों की अगर बात करें, हिंदुस्तान के अंदर भी इस खबर का जिक्र है। हमने कल ये बड़ी खबर लगातार दिखाई भी थी भारत 24 पर, आपने ये सारा अपडेट देखा भी होगा कि जो वहाँ पर 5 मिलिटेंट्स थे उनको ढेर किया गया। अब लगातार जान रहे हैं कि वहाँ पर ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है, जिसके तहत में तमाम जो वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ या फिर जो टेरर फंडिंग की तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन सबको ख़त्म करने के लिए, यानी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए और आतंक को ख़त्म करने के लिए जो प्रयास लगातार जारी हैं, ये उसी की एक बानगी है। और कल देखिए ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया जा रहा था, जिसमें आप एक तरफ जहाँ सेना और दूसरा वहाँ की पुलिस जो है वो लगातार लगी हुई थी इस ऑपरेशन को अंजाम देने में। और उसके बाद में 5 जो आतंकी थे उनको ढेर किया गया। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया, तो एक बड़ी अचीवमेंट कल रही कुलगांव में सुरक्षा बलों को जो मिली। और बिल्कुल देखिए, और ये तस्वीरें जनसत्ता में देखी भी जा सकती है। हेडलाइन के साथ कुलगाम और राजौरी जिले में हुई 2 मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 6 आतंकी मार गिराए। देखिए आंकड़ों के अंदर फर्क देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए ये भी जानकारी है कि कुलगाम जिले में 18 घंटे तक ये मुठभेड़ चली और खत्म होने के बाद कश्मीर जोन के पुलिस महानिरीक्षक वीके बिरदी ने बताया है कि मारे गए आतंकवादियों के शव भी बरामद किए जा चुके हैं। कि ये चली है मुठभेड़ 18 घंटे। बिल्कुल। अमर उजाला कह रहा है कि 20 घंटे चली है। मतलब हालांकि हो सकता है कि क्योंकि देखिए सबके अपने अपने फैक्ट्स और डेटा रहते हैं, बट भाई 18 से 20 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में 6 आतंकी, ये कह रहा है कि 6 ढेर हुए हैं, और अमर उजाला कह रहा है कि 5 आतंकी ढेर। ना भारत में भी 6 आतंकी ढेर होने का जिक्र किया गया फ्रंट पेज पर, और 18 घंटे तक कुल मिलाकर ये ऑपरेशन चला, ये बात कही जा रही है। अलग-अलग डेटा फैक्ट्स। हाँ, इसी के साथ में आगे बढ़ते हैं, कुलगाम की बात करते हैं। कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को ढेर किया है। मारे गए आतंकी लश्कर ए तैयबा से जुड़े हुए हैं। 20 घंटे तक चला ऑपरेशन, और कई अखबारों में 18 घंटे तक ऑपरेशन चला। इसी बात का भी हम जिक्र कर रहे थे। अगली खबर बंगाल से है। बंगाल की खाड़ी में उठा मिथिली साइक्लोन। अब बंगाल से खबर हम आपको बता रहे हैं, ओडिशा समेत 8 राज्यों में इसका असर देखने को मिलेगा। अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुबह बांग्लादेश से टकराएगा यह तूफान, और दैनिक भास्कर के हवाले से खबर हम आपको बता रहे थे। देखिए अमूमन जब साइक्लोन्स टकराते हैं किसी राज्य से, किसी जगह से, तो उसके इंपैक्ट दूसरे राज्यों में भी देखने को मिलते हैं, जिसके चलते फिलहाल एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट अलग अलग जगहों पर जारी कर दिया गया है। आयुषी, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, आपको बता दें अगली खबर हरमाड़ा से सामने, जहां पर चलती बस में महिला से रेप की घटना सामने आई है। अपहरण कर चलती बस में महिला के साथ रेप हुआ है। बेहोशी की हालत में महिला को बस से फेंका गया। पुलिस ने बस चालक को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों ने थाने पर विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। और इस पूरी घटना से वापस याद आती है दिल्ली के उस मामले की पूजा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर जहां पर देखा था कि किस तरीके से वो दरमियानी रात में जब रेप हुआ था निर्भया का, और वो विभत्स घटना थी। मुझे लगता है कि जब जब उस घटना को सुनते और याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हालांकि उसके बाद भी कई ऐसी निर्भया देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि बार बार इस तरह के मामले आखिरकार क्यों सामने आती हैं। बेटियों की सुरक्षा के दावे तमाम किए जाते हैं, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बेटियां आज भी असुरक्षित महसूस करती हैं, आज भी असुरक्षा का भाव महिलाओं में है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका सामाजिक ताने बाने की रहती है। इसीलिए बार बार आमतौर पर सरकारों ने भी ये कहना शुरू कर दिया कि अकेले सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसके लिए सामाजिक तौर पर भी सब लोगों को अपनी अपनी भूमिका को सुनिश्चित करना होगा। इस बीच आगे बढ़ रहे हैं और बात दिल्ली की मुख्य सचिव के खिलाफ में नई शिकायत। मुख्य सचिव पर अस्पताल घोटाले का आरोप है। आम आदमी पार्टी सरकार का मुख्य सचिव नरेश कुमार पर आरोप। मुख्य सचिव ने बेटे को पहुंचाया है करोड़ों का लाभ। आतिशी ने सीएम केजरीवाल को रिपोर्ट सौंपी है। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से खबर है। देखिए, आप लगातार देख रहे हैं कि दिल्ली में मुख्य सचिव के खिलाफ में जो शिकायतें हो रही हैं, जो आरोप लगे हैं, उसको लेकर आए दिन नई नई बात अभी तक सामने आ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि अभी एक रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सरकार ने नई जांच रिपोर्ट पर मुख्य सचिव को घेरा है। बगैर निविदा काम देने के आरोप लगे हैं। और देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि केजरीवाल सरकार ने फिर से मुख्य सचिव पर आरोप लगाया। सरकार ने शुक्रवार को कहा कि मुख्य सचिव ने मेटामिक्स कंपनी को बगैर निविदा के ILBS अस्पताल के लिए AI सॉफ्टवेयर बनाने का काम दिलाया। आरोपों पर पलटवार भी हुआ। ILBS अस्पताल ने पूरी तरह से झूठा करार दिया। अस्पताल ने कहा कि इसके लिए कार्य आदेश यानी वर्क ऑर्डर या भुगतान नहीं किया गया था, लेकिन ये मामला लगातार दिल्ली में तूल पकड़ता जा रहा है। चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि बिहार में BFSC पास टीचर्स की ज्वाइनिंग झोपड़ी में हुई है। यह ना तो स्कूल की कोई बिल्डिंग है और ना ही कोई स्टूडेंट है। बिहार में
5419 सरकारी स्कूलों के पास में कोई भवन ही नहीं है। नवभारत टाइम्स के अंदर इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया है। यानी कि देखिए, बीपीएससी पास टीचर्स की जब ज्वाइनिंग की बात आई तो ज्वाइनिंग उनकी देखने को मिली झोपड़ी में। तस्वीरें फिलहाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है। यहाँ पर कोई भवन नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, क्योंकि देखिए जब जब विद्यालय की बात की जाती है एक बड़ी सी बिल्डिंग आपके दिमाग में आती होगी, कई सारी क्लासेस दिमाग में आती होगी, पर यहाँ पर एक टीचर की ज्वाइनिंग होती है एक झोपड़ी में। साक्षी, अगली खबर गुरुग्राम से। गुरुग्राम में 7 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए। 22 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा किया गया है। पुलिस का साइबर अपराधियों पर शिकंजा कसा गया है। पार्ट टाइम जॉब के नाम पर वारदात को अंजाम देते थे। इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से एक खबर हम आपको बता दें कि साइबर फ्रॉड और साइबर क्राइम्स की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। गुरुग्राम से भी ऐसी कई सारी खबरें सामने आ रही थी। 22 करोड़ रुपए की ठगी का खुलासा पुलिस ने किया है, तो ये बड़ी कामयाबी, बड़ी सफलता पुलिस वालों के हाथ लगी है। ये सभी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। फिलहाल पुलिस का साइबर अपराधियों पर यह बड़ा शिकंजा माना जा रहा है और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर इस तरीके की ठगी को ये सभी आरोपी अंजाम देते थे, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया और उसके बाद इनके ऊपर शिकंजा कसा। आयुषी, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि सभी मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं के हाथ, ये इसी के द्वारा कहा गया है। मतदान केंद्रों का प्रबंधन आपको बता दें महिलाओं द्वारा किया गया और इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्रों का प्रबंधन महिलाओं द्वारा हो रहा है। पैनल ने रायपुर उत्तर के 201 बूथों का जिक्र किया। 201 मतदान केंद्रों पर 1046 महिलाएं तैनात रही। ये इकोनॉमिक टाइम्स के हवाले से आप तक खबर पहुंचा रहे हैं।